नासिर अमीन साहब ने अपनी मुश्किल मेरे साथ शेयर की। उफ़ अल्लाह! मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा लोग कैसी-कैसी मुसीबतों में फँसे हुए हैं। कहते हैं कि मैं 5 महीने पहले कनाडा आया था और मैंने टोरंटो में एक अपार्टमेंट लिया ऑन $2500 रेंट, मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड करके तकरीबन $2600 उनका बन जाता है। क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टीज़ का इस तरह से सिस्टम होता है यहाँ के, किसी में हाइड्रो और गैस है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या वाटर है एंड गैस है तो हाइड्रो नहीं है, या पार्किंग स्पॉट नहीं है, या इंटरनेट नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें नहीं होती उनका फिर खुद से पे करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके $2600 उनको महीने का पे करना पड़ता है। कहते हैं कि मैं इधर आया और 3 महीने से मैं जॉब ढूँढ रहा था। बिल-आखिर मुझे एक जॉब मिली मिनिमम वेज पर। मैंने एक लोकल स्टोर के साथ एज़ अ कैशियर काम करना शुरू कर दिया। अभी 1 महीना हुआ कि उनको एक बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र मिल गई, अपने घर से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफ़त पे। लंदन से आगे करके कोई एरिया है जहाँ उनको जॉब की ऑफ़र हुई है। तो टोरंटो से लंदन ही तक का जो फ़ासला है तकरीबन 2 घंटे का है, और डेली हाईवे से आना-जाना खुद ख़तरे से खाली नहीं है। तो तकरीबन उनको अपने ज़हन में 2 घंटे 20 मिनट ईदर वे जाना और आना रखना है ज़हन में, अगर वो उस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं। कहते हैं कि इतनी मुश्किलों से, इतनी एप्लीकेशंस के बाद मुझे ये मौका हाथ लगा है। और इसके साथ मैं आपको थोड़ा-सा उनका फ़ैमिली सिचुएशन भी बता देता हूँ। उनके साथ उनकी मिसेज़ और एक बेटा जो अभी 1 साल का है, वो लोग आए थे। और मिसेज़ की ज़्यादा तबीयत सही नहीं रहती कनाडा में। अभी तक वो कनाडा के वेदर से एडजस्ट नहीं कर पा रहीं, और उनके अपने इमोशनल और फिज़िकल इश्यूज़ चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रही है, एंग्ज़ायटी चल रही है एंड होम सिकनेस, और वो तो अभी तक इसी में है कि हम किधर आ गए हैं, क्या है। बड़ी मुश्किलों से नासिर अमीन साहब ही खींच-खींच कर पूरी फ़ैमिली को मतलब अभी तक चला रहे हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि 1 साल का बच्चा है और मिनिमम वेज पर नासिर अमीन साहब इतना तो अभी कमा नहीं सकते कि बच्चे को किसी डे केयर में डालें कि उनकी मिसेज़ काम कर सकें। और मिसेज़ ने पाकिस्तान में भी काम नहीं किया, और यहाँ भी इट विल टेक हर अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू टर्म्स विद द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड लाइफ़स्टाइल कनाडा हैज़ टू प्रोवाइड। तो पहले तो वो समझेंगी, तो उसके बाद अगर उनको कहीं कोई मौका मिलता है या कोई उनको समझ में आती है तो वहाँ पर काम शुरू कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा दूर-दूर तक कोई सिनेरियो नहीं है। तो नासिर अमीन साहब को खुद ही सारी चीज़ें करनी है। पाकिस्तान से वो तकरीबन $35,000 अपने साथ लाए थे। कहते हैं कि शुरू में जितना हमें जॉब के बगैर यहाँ पर 3 महीने रहना पड़ा, तो 35,000 में से समझ लें कि हमारे पास बमुश्किल $17,000 ही बच गए हुए हैं। 17 इज़ ऑलमोस्ट हाफ़ ऑफ, बल्कि लेस देन हाफ़ ऑफ 35,000। क्योंकि शुरू में उनको ज़्यादा भी पे करना पड़ता है। जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं अपने मुल्कों से कनाडा, उनको कुछ फर्नीचर भी लेना होता है, और ग्रोसरी, एंड शुरू में बसिंग एंड ऊबर्स वगैरह पर भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो उनका भी अभी ले देकर टोटल 17,000 बच गया हुआ है। एंड देन उसमें से 2600 पर मंथ उनका उसमें जा रहा है। एंड अगेन जो आप लीज़ पर लेते हैं अकोमोडेशन, उसका फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट आपको इकट्ठे ही पे करना होता है। तो इस तरह से सिस्टम होता है कि जब आपने छोड़ना होता है तो आप 60 डेज़ पहले इन्फॉर्म करते हैं लैंडलॉर्ड को, और उसके बाद आप छोड़ सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर लीज़ एग्रीमेंट। मतलब कि शिक्कें मुख्तलिफ हो सकती हैं लीज़ एग्रीमेंट्स की, लेकिन एक मैं आपको जनरल जो ट्रेंड चल रहा है वो बता रहा हूँ कि पूरा लीज़ एग्रीमेंट होता है। लीज़ एग्रीमेंट भी साल का होता है, मतलब साल तक आपने उस जगह पर रहना है, भले आपको जॉब मिले ना मिले, जॉब चली जाए, कुछ भी है, वो जगह आपने साल के लिए ली हुई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉर अ ईयर। और अगर साल से पहले उसको छोड़ते हैं तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसीज हो सकते हैं बेस्ड ऑन आपका लैंडलॉर्ड मानता है या नहीं मानता। और जनरली लैंडलॉर्ड्स काफ़ी टफ़ टाइम दे सकते हैं अगर टेनेंट्स जल्दी लीव करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको मसला होता है नया टेनेंट अरेंज करने में, प्रॉपर्टी की शोइंग्स में, एंड देन नया टेनेंट उतने पैसे दे या ना दे जितना पहले वाला दे रहा था। तो लैंडलॉर्ड्स के अपने कंसर्न्स होते हैं। बहुत मुश्किल होता है टेनेंट्स के लिए उनसे अप्रूव करवाना कि भाई मैं पहले से जा रहा हूँ, तो फिर उसमें उनको कुछ पेनल्टी पड़ सकती है। बहरहाल ये तो अपने आप में इतने ज़्यादा मसाइल हैं
लेकिन अब वो कहते हैं कि मुझे अभी $55,000 अ ईयर की जॉब ऑफ़र हो रही है, जो कि बहुत अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन एट लीस्ट मिनिमम वेज पर काम करने से तो बहुत ही बेहतर है। समझ लें कि उसके डबल मिल रहे हैं। वो भी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस के बाद उनको ये काम मिला है जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने यहाँ पर भी बहुत अप्लाई किया था, जितनी ये जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज होती हैं उनको भी कांटेक्ट किया हुआ था। कहते हैं कि वो मुझे सीवी बनाने में हेल्प कर रहे थे और मुझे गाइड कर रहे थे कि मैं कैसे अप्लाई करूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं किसी भी एम्प्लॉयमेंट सर्विस से अभी तक। कहते हैं कि 1 से 2 में वो गए हैं और वहाँ पर भी वो सीवीज़ वगैरह देते रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे पास काम होगा कोई तो हम आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल अपॉर्च्युनिटीज़ लिमिटेड हैं, लेकिन लेट्स स्टे होपफुल। तो यही उनकी तरफ से रिस्पॉन्स उनको मिला। तो वो कहते हैं कि अपने आप से ही कोशिश कर कर के मैंने वो मुश्किल एक ये कैशियर की जॉब ढूँढी, लेकिन मिनिमम वेज पर बस मैं यहाँ पर गुज़ारा कर रहा हूँ और साथ में घर आता हूँ वापस तो बीवी सारा दिन अकेले रह रह कर उदास, परेशान और बेहाल हो रही हैं। उनको फिर साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करनी पड़ती है नासिर अमीन साहब को। उनकी जो बीवी है खदीजा, वो कहती हैं कि ऐसा करें कि आप यहाँ पर अकेले रह लें और मैं चली जाती हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रहना। सारा दिन आप होते नहीं हैं, मुझे दीवारें खाने को आती हैं। तो नासिर अमीन साहब बात करते-करते इस तरह से वो मुझे महसूस हुआ, बेचारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। मैंने कहा अल्लाह पर भरोसा करें, खैर होगी इंशाल्लाह, सब्र से काम लें। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो सब्र करूँ, लेकिन अपनी बीवी को मैं कैसे समझाऊँ, वो बज़िद है कि मैंने वापस जाना है। अब हम लोग पीआर पर आए हैं, यहाँ पर इकट्ठे अपना ड्यूरेशन पूरा करें, सिटीज़नशिप लें, तब तो किसी मंज़िल तक हम पहुँच भी सकते हैं। अगर बीच में खदीजा चली जाएगी और जैसे वो अभी शुरू में 5 महीने यहाँ पर रही है, तो इसके बाद उसको फिर मनाना मुश्किल होगा यहाँ पर लाने के लिए, और उसके अलावा जितना अरसा वो पाकिस्तान में रहेंगी, फिर वो अगेन हमें रिकवर करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा जो पीआर कंप्लीट करने के बाद फिर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना होता है, फिर उनका ड्यूरेशन कम होगा मेरे से, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगी। मैं चाहता हूँ कि हम ये ड्यूरेशन इकट्ठा ही पूरा करें। लेकिन एक तरफ मैं खदीजा को यहाँ पर रोकने में अपने आप में एक रोज़ाना की झंझट में पड़ता हूँ, और वो भी झूठ नहीं बोल रही, सच में वो बेचारी वीक हो गई, आँखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, उनका हेयर लॉस हो रहा है। खारे पानी और वेदर इफ़ेक्ट्स की वजह से एक्जिमा का प्रॉब्लम भी उनको हो गया है। कितने ही तरह के मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन बहुत स्किन में इरिटेशन रहती है। साथ में बच्चे को भी वो देखती हैं, तो मैं जाकर सारा दिन कैशियर का काम करके घर वापस आता हूँ, तो घर में अलग से मुझे इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें तो अभी तक मसाइल शुरू भी नहीं हुए। असल जो मसला वो बता रहे हैं वो ये है कि कहते हैं कि अब मुझे इतनी अप्लाई करने के बाद एक ऑटोमोटिव सर्विस पर जॉब मिल रही है। मैं इसको अवेल भी करना चाहता हूँ, मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस भी है इसका, गाड़ियों का। लेकिन यहाँ पर अब मुझे मसला ये आ रहा है कि मैं अपना ये टेनेंसी एग्रीमेंट कैसे ख़त्म करूँ। मुझे 5 महीने पहले पाकिस्तान से कनाडा आए थे। 1 महीना तो एयरबीएनबी में रुके और उसके बाद इस अकोमोडेशन में मूव हुए, तो अभी यहाँ मूव हुए 4 महीने हुए हैं। 1 साल का एग्रीमेंट है, मतलब 8 महीने अभी रहते हैं उसमें। तो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लैंडलॉर्ड को कैसे मनाऊं कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलने दें। मेरे पास 1 हफ़्ते का वक्त है कि मुझे उस जॉब को जॉइन करना है, बिकॉज़ जो मुझे ऑफ़र हुई है उनको जल्दी है, वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते मेरे लिए। वो कह रहे हैं कि 1 हफ़्ते का वक्त है, आप हमें जॉइन करें, वरना हमें अर्जेंटली किसी की ज़रूरत है, हमारे पास और बहुत लोग लाइंड अप हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इतनी अभी मुश्किल में हूँ, एक तो मुझे अपनी कंपनी को बताना है कि मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ, तो उन्होंने भी कहा हुआ है कि आपको कम से कम 2 हफ़्ते पहले हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब भी आपका जाने का सिलसिला बनेगा। तो एक तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए भी ऑलरेडी मेरे पास बमुश्किल 6 दिन है, क्योंकि वो कह रहे थे कि कल से मुझे जो ऑफ़र आई है तो 1 दिन ज़्यादा था, तो अभी तक इन्हीं मसाइल में पड़ा हुआ हूँ, तो अब 6 दिन रह गए उनको इन्फॉर्म करने के लिए। उनको खुद से 14 दिन चाहिए, पता नहीं वो भी मानते हैं कि नहीं मानते। और दूसरी तरफ जो कंपनी मुझे ऑफ़र कर रही है उसने भी मुझे बमुश्किल 1 हफ़्ते का वक्त दिया है। तो एक तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को मनाना कि मुझे जल्दी जाने दे, और फिर ये देखना कि मैं कैसे किसी भी तरह से जो नई जॉब ऑफ़र मुझे मिली है उसको जॉइन करूं, या तो मैं अभी फिर ट्रैवलिंग करना शुरू कर दूं रोज़ाना की, क्योंकि 2 घंटा 20 मिनट की ड्राइव है, तो उसमें कम से कम आपको
20 टू 30 मिनट्स और भी ऐड करने चाहिए फॉर कुशन और सेफ्टी बफर। तो रोज़ाना के 2.5 घंटे जाने के, 2.5 घंटे आने के, 5 घंटे तो ये निकल गए। इस 5 घंटे की मुसाफत में कितना पेट्रोल खर्च होगा वो तो अभी सोचना पड़ेगा। तो खदीजा जो ऑलरेडी सारे दिन मेरे इंतज़ार करती रहती है, और एक एक मिनट उसके लिए कीमती होता है जो मैं वापस आता हूँ, तो उसमें से 5 घंटे तो आप और माइनस कर दें, तो मेरे पास रह क्या गया 24 घंटे में से। क्योंकि 9 घंटे की मेरी जॉब होगी, 9 + 5 14 घंटे, 24 में से 14 घंटे तो ये निकल गए, बाकी बचे 10 घंटे। तो वापस जो मैं आऊँगा, मेरी छुट्टी होगी 5 बजे, तो भी आ गया, अगर ट्रैफिक में ना फंसा तो 7:30 बजे मैं वापस आऊँगा। अगर मैं इसी एग्जिस्टिंग लोकेशन पर रहते हुए यहाँ से डेली कम्यूट करके आता हूँ जाता हूँ, तो 7:30 बजे मैं वापस आऊँगा। क्योंकि सुबह 7 बजे मेरा काम शुरू होता है, तो मुझे घर से तकरीबन 4:30 बजे निकलना होगा। तो आप सोचें कि कितने बजे उनको सोना पड़ेगा कि वो सुबह 4:30 बजे उठ सकेंगे। हद से हद भी हो तो 11 बजे से लेट तो वो नहीं सो सकते, क्योंकि इंसान ने 9 घंटे जॉब पर भी काम करना है और फिर 5 घंटे ड्राइव करनी है। इंसान इंसान है यार, कितना अपने आप को मशीन की तरह रगड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो इतनी ड्राइव डेली कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और ये सारा एनालिसिस आपको सुनाने समझाने का मकसद यही है कि कुछ लोग, मुझे पता था कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो क्या हुआ, आपका लैंडलॉर्ड अगर नहीं मान रहा, अगर आपको जॉब अच्छी मिल रही है तो आप डेली कम्यूट करें जब तक कि कुछ और महीने नहीं गुजर जाते या कोई और सिलसिला नहीं बन जाता। तो उनको मैं पहले से ही जवाब दे देना चाहता हूँ कि भाई, रोज़ाना 5 घंटे ड्राइव करना आसान नहीं है, वो भी हाईवे के ऊपर। और फिर उसकी जो पेट्रोलिंग की कॉस्ट आती है उसको अपनी लगी बंधी आमदनी में से पहले माइनस करें, उसके बाद जो बचे खुचेगा उसमें आप गुजारा करें। तो आप सोचें कितनी मुश्किल में है ऐसा बंदा जिसको सुबह 4:30 बजे उठना हो और 7:30 बजे वो वापस आए, और 7:30 से 11 बजे तक का टोटल वक्त हो जो वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकेगा। ये बमुश्किल 3.5 घंटे हैं। और ऐसे में बीवी बेचारी की क्या लाइफ है, जो अपने शौहर के साथ होते हुए भी सारा दिन उससे दूर है, और 3.5 घंटे जो बमुश्किल उसको अपने शौहर के साथ मिलते हैं उसमें उसको वो अपने दुखड़े सुनाए या वो उसकी ढारिस बंधाए। उसमें उसको अपनी बीवी की भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी है, उसको थोड़ा फैमिली के लिए टाइम निकालना है, और 10 तरह की चीज़ें हैं जो खुद अरेंज करनी होती हैं। मतलब ऐसे तो नहीं है कि एक बंदा सिर्फ जॉब के लिए ही है और घर में आओ तो घर में को और कोई काम नहीं है। जब उनकी बीवी के पास खुद भी अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जैसा कि बताते हैं कि वो ज़्यादा बाहर जाने की आदी नहीं है, इस तरह का उनका एक्सपोजर नहीं रहा, तो उनको घबराहट होती है खुद से बसिंग करते हुए भी। तो सौदा सलफ़ लाना भी और घर की 10 चीज़ें देखना, बिकॉज़ जब आप अपने फैमिली को लेकर एक नए मुल्क में आते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रोज़ रोज़ उठती हैं। एक रोज़ कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होती है, कोई ना कोई मसाइल, कोई ना कोई अभी जैसे उनकी बीवी का भी मेडिकल चेकअप्स भी चल रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको लेकर जाना लेकर आना, और कोई बंदा नहीं है जिस पर वो काउंट कर सकें। तो वो कहते हैं कि ऊबर्स में भी मेरा इतना पैसा खर्च हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्टेंस होता है उसके आसानी से $17 से $20 बन जाते हैं ईदर वे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, फाइनेंशली, इमोशनली, फ़िज़िकली इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो अभी ये जो मौका हाथ लगा है, कहते हैं कि इस पर मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी मिल रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस भी है इसमें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही अगर मैं इसी एकोमोडेशन में रहते हुए करता हूँ तो रोज़ाना के कम से कम 5 घंटे मुझे मज़ीद अपनी डेली लाइफ में से अपनी जॉब को देने होंगे, इन एडिशन टू द जॉब वर्किंग आवर्स ऑफ 9 आवर्स। और उसके अलावा वो कहते हैं कि ऑब्वियसली ये ख़ुद भी ख़तरे से खाली नहीं है डेली हाईवे पर आना जाना, बिकॉज़ हाईवे पर अक्सर ही कोई ना कोई मसाइल हुए होते हैं। कनाडा का वेदर ऐसा है, अभी तो खैर विंटर चला गया है तो समर में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन विंटर्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। कभी स्नोफॉल हो रही होती है, कभी फॉग होता है, कभी क्या, और फिर कभी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मुझे घबराहट होती है ज़्यादा हाईवे पर भी आने जाने में। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन मुझे डेली ही सुबह भी जाना हो, ड्राइव करके वापस भी आना हो, तो वो मुझे बहुत लगता है कि बड़ा ख़तरा है मेरे लिए।
लेकिन सबसे बेहतर यही होगा अगर हम किसी तरह से इस अकोमोडेशन को छोड़कर खुद ही उस शहर मुंतकिल हो जाएँ जहाँ से मुझे ऑफ़र आ रही है। लेकिन इतना मुश्किल है लैंडलॉर्ड को मनाना, अभी 8 महीने बाकी हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे से 2 की बजाय 3 महीने का रेंट ले लें, जो $7800 मुझे पे करने हैं उनको। अगर वो 3 महीने भी रेंट लेकर मुझे बाकी का एक्सक्यूज़ कर दें, मुझे जाने दें, तो यहाँ पर मुझे 7800 अलग पे करने पड़ेंगे। बिकॉज़ नॉर्मली क्या होता है कि 60 डेज़ का नोटिस देना होता है। 60 डेज़ मीन्स के 2 महीने। लेकिन अगर ये टेनेंसी एग्रीमेंट पूरा करने मतलब साल पूरा करने के बाद हो, तब कम से कम आपने जो आखिरी महीने का है वो पहले से दिया होता है, तो आपको सिर्फ एक ही किराया पड़ता है। लेकिन इस केस में जब अभी उनका लीज़ एग्रीमेंट चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने लैंडलॉर्ड को बताया है कि मैं जाना चाहता हूँ, और अभी कल ही मुझे ऑफ़र आई है, तो एक दिन में तो मैं इंतहाई ज़हनी इंतशार का शिकार रहा हूँ। बहरहाल मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बताया है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। मैंने उनको मैसेज किया था कल रात को 9 बजे, तो अभी सुबह 6 बजे मुझे उनका रिप्लाई है कि आई एम आउट ऑफ कंट्री, आई कैंट हैंडल एनीथिंग नाउ। तो वो कह रहे हैं कि अब पता नहीं वो कब वापस आएँ, कब मैं उनसे बात कर पाऊँ, और फिर वो माने, ना माने, मुझे जाने दें या ना जाने दें। तो मैंने उनसे कहा कि आप 3 महीने का क्यों सोच रहे हैं एनीवे, कि लेट्स से अगर वो आपको जाने देते हैं तो आपसे 3 महीने का किराया लेंगे। कहते हैं कि शुरू में बात हुई थी जब मैं इस अकोमोडेशन में मूव हो रहा था, मैंने उनसे पूछा था अगर किसी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ जाए, वो कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 ईयर, आई डोंट नो। तो उस वक़्त मैं तो इतना मजबूर था, मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं थी, तो मुझे ये लेनी ही पड़ी, क्योंकि यहीं से मुझे मौका मिल रहा था किसी अकोमोडेशन में मूव होने का। एयरबीएनबी खुद रोज़ाना कितने पैसे खाई जा रही थी, तो मुझे तो बस कैसे भी करके यहाँ पहुँचना ही था। लेकिन उस वक़्त उन्होंने कहा था कि अगर आप जाते हो तो अव्वल तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फुल ईयर, लेकिन इन एनी केस इफ़ यू लीव अर्लियर देन जस्ट पे मी द रेंट ऑफ अ कपल मंथ्स। तो कपल मंथ्स का तो मतलब कम अज़ कम भी अगर लगाएं तो 3 महीने होते हैं, वरना वो कह सकते थे कि 2 मंथ्स या लास्ट मंथ। उन्होंने कहा कपल मंथ्स। तो मैं एक मुहतात अंदाज़े के साथ ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है मुझे कहें कि वो 3 महीने का रेंट दो और फिर तुम जा सकते हो। तो मेरे पास वक्त है नहीं, फ़ौरन से इसी हफ्ते में मुझे जो करना है वो करना है। और अगर उन्होंने मतलब लैंडलॉर्ड ने मुझे ना जाने दिया, तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा? कितनी मुश्किल हो सकती है मुझे उनको मनाने में। हो सकता है कि वो मुझे कुछ फ़ाइन करें या पेनल्टी माँगे, या जैसे मैंने खुद ही आपको बताया है कि अगर 3 महीने का मुझे उनको रेंट देना पड़ा, तो यहाँ पर 7800 देकर फिर दूसरे शहर जहाँ जाऊँगा वहाँ पर भी सिर्फ़ मेरे से पहले मंथ का रेंट तो नहीं लेंगे। वहाँ पर अलग से मेरे से कम से कम पहले महीने का और आखिरी महीने का रेंट लेंगे, तब मुझे वहाँ पर वो रहने देंगे। और यही कंपेरेबल ही प्राइसेस हैं, यहाँ पर भी मैं 2600 दे रहा हूँ, वहाँ पर भी तकरीबन इतने में ही मुझे कोई अपार्टमेंट मिलेगा। तो उसमें आप सोचें मेरे पास अभी टोटल 17,000 है, उसमें से 7800 ये चले गए। और जहाँ नई जगह पर जाऊँगा, समझ लें कि अगर मेरे 5,000 वहाँ पर चले जाते हैं, तो हम बिल्कुल हैंड्स टू माउथ ही हो जाएंगे। बाकी मूवमेंट कॉस्ट भी होती है हमारे पास, जो थोड़ा बहुत फर्नीचर है उसको एक सिटी से दूसरी जगह मुंतकिल करना, फिर वहाँ पर जाकर अलग से चीज़ें लेना, तो बमुश्किल हमारे पास कोई 3-4 हज़ार डॉलर रह जाएंगे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ इतने मुश्किल वक्त में, इतने महंगे कंट्री में यहाँ पर आकर रह रहा हूँ, और मेरे पास बमुश्किल $4,000 हो हाथ में, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्क्वीज़ आउट हो जाऊँगा। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? हालाँकि इतनी जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, तो इतनी मुश्किल से मुझे एक जगह से ये कॉल आई, तो इन्होंने मुझे रखा है। तो अगर मैं इसको जाने देता हूँ, तो मिनिमम वेज पर खुद से गुज़ारा करना इतना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है जिसकी हद नहीं। बस समझ लें कि हम सिर्फ़ किराया ही दे पाते हैं, और बहुत ही हम सोच-सोच कर खाते-पीते हैं, तभी हमारा बस अभी सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान में एक गाड़ियों के शोरूम पर काम करता था, तो वहाँ पर हमारा ठीक ही चल रहा था सिस्टम, लेकिन एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, मसाइल थे। फिर ये अप्लाई किया हुआ था काफ़ी अरसे से, तो बिल आखिर आने का मौका मिला, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर अब हमें इतनी मुश्किलात हो रही हैं कि सबसे ज़्यादा तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से मेरा लैंडलॉर्ड अब मुझे जाने दे, लेकिन बिफ़ोर टाइम उसको मनाना इतना मसला है जिसकी हद नहीं।
अब उसमें ये है कि मैंने अपना लीज़ एग्रीमेंट साइन करते हुए तो नहीं देखा था क्या उसमें शकें थी या नहीं, लेकिन अब जब ये मसाइल दरपेश हुए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे लीज़ एग्रीमेंट में कोई सब लेटिंग की ऑप्शन है, कोई असाइनमेंट की ऑप्शन है या नहीं। ये असाइनमेंट और सबलेटिंग क्या होती है ये मैं आपको आगे वीडियो में चलकर बताता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे लीज़ एग्रीमेंट में इसकी भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं कोई अपना सब्स्टिट्यूट ढूँढूँ। अगर होता भी ये ऑप्शन तब भी मैं कहाँ ही इसको एडवर्टाइज़ करता प्रॉपर्टी को, और कहाँ से कोई ऐसा टेनेंट मैं लेकर आता जो मेरे लैंडलॉर्ड के मंजूर नज़र होता और ये सारा काम 1-2 दिन में हो जाए, बिकॉज़ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मुझे 1 हफ़्ते में वहाँ भी पहुँचना है और मुझे एग्ज़िस्टिंग जॉब को भी जवाब देना है। अब ऐसा ना हो खुदा न ख़ास्ता मैं अपने एग्ज़िस्टिंग एम्प्लॉयर को बोल दूँ कि मैं जा रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे आज के दिन ये फ़ैसला करना ही करना है। मुझे उनको बताना है, वरना तो उनका जो 14 डेज़ का पीरियड है वो भी मज़ीद लेट होता जाएगा। तो मैं उनको बता दूँ, बाद में मैं किसी वजह से नई जगह पर जॉब जॉइन ना कर सकूँ, तो मैं ना एक कश्ती का सवार रहूँ ना दूसरे का, बल्कि मैं दरिया में ही डूब जाऊँ अपनी फैमिली समेत। फिर मेरे पास ना एक जॉब रहेगी ना दूसरी। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी भी मैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को बताऊँ या ना बताऊँ, बिकॉज़ उनके अपने इतने टेंट्रम्स हैं, इतना उनको मनाना मुश्किल है। और एक दफ़ा उन्होंने अगर ये देखा कि ये बंदा तो बस रफू चक्कर हो जाएगा, इसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिली है फ़ौरन से भाग जाएगा, तो हो सकता है कि वो वैसे ही मुझसे नालां हो जाएँ और उसके बाद मेरा वहाँ एग्जिस्टिंग जॉब पर काम करना भी मुश्किल हो जाए। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और फिर नई सिटी में जाकर वहाँ पर भी मुझे फ़ौरन से तो कोई हाथ नहीं है मेरे लगी हुई अकोमोडेशन। वहाँ पर जाकर ख़ुद से हमें पहले कोई किराए पर लेना पड़ेगा 1 महीने के लिए, वो तो एयरबीएनबी ही होता है जो नॉर्मल रेंट्स से ज़्यादा होता है। उसके बाद नई जॉब जॉइन करने के साथ-साथ हमें प्रॉपर्टीज़ भी देखनी होंगी, व्हिच वुड मीन कि नई जॉब से मुझे टाइम टेक आउट करना पड़ेगा अपने लिए कोई घर देखने के लिए। और वो जो मैं वक़्त निकालूँगा, दैट वुड ऐड टू दिस 9 जमा 5 14 घंटे का वक़्त आने-जाने का और नई जॉब का टोटल वक़्त है। उसके बाद मुझे मज़ीद वक़्त निकाल कर नए शहर में भी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। और आफ्टर 6 ओ क्लॉक ही मेरे पास वक़्त होगा कि मैं अपने लिए कोई देखूँ कोई नया अपार्टमेंट, कि वहाँ पर मैं शिफ्ट हो जाऊँ। फिर जब नया अपार्टमेंट मुझे मिलेगा वहाँ पर मैं जाने लगूँगा, तो वो क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे। हो सकता है मेरे पिछले लैंडलॉर्ड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें कि भई ये बंदा कैसा है, वक़्त पे किराया देता था तुम्हें या नहीं देता था, या इसने अपना लीज़ एग्रीमेंट पूरा किया है या नहीं, या फैमिली नॉइज़ी तो नहीं है, कोई मसाइल तो नहीं है इनके साथ। मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने मेरे पिछले लैंडलॉर्ड को कॉन्टैक्ट किया तो लैंडलॉर्ड के साथ तो मेरी ऑलरेडी इक्वेशन ख़राब हुई हुई होगी आफ्टर दिस थिंग, कि मैंने बिफ़ोर टाइम अपना लीज़ एग्रीमेंट ब्रेक किया होगा। तो वो हो सकता है कि मेरी कोई पॉज़िटिव रिपोर्ट ना दे अगले प्रोस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड को। तो वो इतनी प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद जिसमें मैं मूव होने का सोच रहा हूँगा, हो सकता है कि वो इस वजह से मुझे आने ना दें। तो मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी इंतशार का शिकार हूँ। मैंने कहा इतना ज़्यादा ना सोचें कि नया लैंडलॉर्ड पिछले लैंडलॉर्ड को कॉन्टैक्ट करके आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा। आई डोंट थिंक एवरीबॉडी इज़ लाइक दैट। शायद कोई 100 में से 1 लैंडलॉर्ड ऐसे करता हो तो करता हो। हाँ, अलबत्ता क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने का ज़रूर हो सकता है, और हो सकता है कि वो ये भी जानना चाहे कि आपने लीज़ एग्रीमेंट पूरा किया था या नहीं। बाकी टू कॉन्टैक्ट द प्रीवियस लैंडलॉर्ड इन पर्सन, आई थिंक दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहरहाल, कहते हैं अगर वो क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक करने लगे तो क्रेडिट हिस्ट्री कौन-सा मेरी बिल्ड हुई है, 5 महीने तो मुझे कनाडा आए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो इसी पर कॉन्संट्रेट करें कि जिधर से ये आया है वहाँ इसने लीज़ एग्रीमेंट पूरा किया है या नहीं, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं किया हुआ मैंने। मुझे अपने सिटी में सिर्फ़ यही जॉब मिली है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं बहुत चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट डबल हो जाएँगे पैसे अगर मैं नई जॉब कर पाता हूँ, लेकिन इतना मुश्किल है। मैं फँसा हुआ हूँ अपने लीज़ एग्रीमेंट में, मैं फँसा हुआ हूँ। अपनी बेगम को भी रोज़ाना आकर मुझे समझाना पड़ता है, उनको दिलासा देना पड़ता है। तो मैं एक अकेला क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में, मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ? दुआ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे अपने लैंडलॉर्ड को मनाऊँ कि वो मुझे जाने दे? वो बंदा ही इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक टू ऑलरेडी। कहते हैं हालाँकि मेरी कोशिश होती है कि पहली तारीख़ को ही किराया दे दूँ, लेकिन कभी अगर हो जाए कि 4 हो जाए या 5 तारीख़ हो जाए,
तो 3 तारीख होती है तो मुझे मैसेज पे मैसेज करते हैं कि किराया कब आएगा, किराया कब आएगा। वो बिल्कुल भी अकोमोडेटिंग या बिल्कुल भी उस तरह के नहीं हैं। ही गोज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने कहा आपको पड़ी क्या थी कि आप टोरंटो में रह रहे हैं और आपने लंदन में जॉब ढूँढी? कहते हैं तो मैं क्या करूँ? 5 महीने मुझे यहाँ पर आए हुए हो गए हैं। मैंने इतनी जॉब्स अप्लाई की जिसकी हद नहीं, बमुश्किल ये कैशियर की जॉब मिली जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपना होराइज़न थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, हो सकता है दूसरे सिटीज़ में अप्लाई करूँ तो मुझे कहीं से कॉल आ जाए। वही मैंने किया, अपना होराइज़न एक्सपैंड किया तो तब जाकर मुझे ये जॉब की कॉल आई। तो मैंने ऑनलाइन ही इंटरव्यू दिया, लेकिन अब जब मुझे ऑफ़र हो रही है तो अब तो फिर जाना पड़ेगा, अगर मुझे इस ऑफ़र को अवेल करना है। तो इस वजह से मैंने टोरंटो में रहते हुए लंदन में जॉब ढूँढी है, क्योंकि टोरंटो में मुझे कोई और मिल ही नहीं रही थी। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना ज़रूरी होता है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से पढ़ना, उसको समझना और उसको समझते हुए उस पर साइन करना। ख़ैर, अगर उसमें सबलेटिंग या असाइनमेंट की ऑप्शन होती तो वो भी कोई अरेंज करना आसान नहीं था इतने कम टाइम पीरियड में। तो बिलाल भाई मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ? तो नाज़रीन, इनकी सिचुएशन सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको ऐसे मसाइल बताता हूँ कि मैं आपको समझ लें कि कनाडा की एक डार्क साइड दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी हरगिज़ ये कोशिश नहीं होती। मैं तो खुद यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन ये जो मसाइल हैं ना, ये रियल मसाइल हैं। जैसे कनाडा में हम लोग जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, उनको 1 साल से कम लीज़ पर कुछ मिलता ही नहीं। ये चीज़ खाली कनाडा में नहीं है, दुबई में भी ये चीज़ ऐसे ही थी कि 1 साल से कम लीज़ पर आपको कोई जगह मिल ही नहीं रही। तो 1 साल में तो क्या कुछ हो जाता है, ज़िंदगी बहुत से हिचकोले खाती है, बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है, इंसान की जॉब रहे ना रहे, वो जिस जगह रह रहा है वहाँ रह सके ना रह सके, लेकिन आप 1 साल के लिए बाउंड हो जाते हैं कि वहीं पर आपको रहना है और उसके किराए आपको देने हैं, और किराए खुद से कोई सस्ते नहीं होते। तो ये एक रियलिटी है। यहाँ पर जब आप आएँगे, आप बस सोचते हैं कि इतने प्यारे-प्यारे घर हैं, हम पाकिस्तान से मूव करके वहाँ जाकर रहेंगे, ना पानी का मसला होगा, ना गैस का मसला होगा, वेल कंडीशन्ड घर और इतनी प्यारी जगह। लेकिन यहाँ पर आपको 1 साल का एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन साल से पहले भी आप सर्टेन कंडीशंस में ब्रेक कर सकते हैं अपना लीज़ एग्रीमेंट, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। हो सकता है आपको एलटीबी को भी इन्वॉल्व करना पड़े, मतलब लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड। हो सकता है आपको दुश्वारी पेश आए, जैसे अभी नासिर अमीन साहब को पेश आ रही है, आपका लैंडलॉर्ड अकोमोडेटिंग हो ना हो, तो बहुत से मसाइल होते हैं। और फिर अगर आप जल्दी छोड़कर जाते हैं तो आम तौर पर ये होता है लोगों के साथ कि उनसे कुछ महीनों का किराया माँगा जाता है कि मतलब आप इधर रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, ये किराया हमें देकर जाओ। ठीक है, बाकी पूरे ड्यूरेशन का ना दो, लेकिन कुछ महीनों का हमें देकर जाओ। तो वो किराया आप सोचें इतना मुश्किल होता है पे करना, कम से कम मतलब अपार्टमेंट की ही बात करें तो 2600 का अगर अपार्टमेंट इनको पड़ रहा है, 3 महीने का रेंट भी $7800 है। और दिस इज़ ऑलमोस्ट द मिडल रेंज ऑफ रेंटल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आम तौर पर तो अगर आप टाउन हाउस की बात करें तो 3000 से कम तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कुछ मिल जाएगा, बल्कि सारी चीज़ें डालकर 3200 तक लोगों को पड़ता है। टोरंटो जैसे सिटीज़ में, मिसिसागा जैसे सिटीज़ में, अगर कोई लेस पॉपुलर सिटी हो वहाँ पर भी 3000, तो आप सोच ही नहीं सकते कि इससे कम सारी चीज़ें डाल के आपको टाउन हाउस मिल जाएगा। तो अगर आपको चंद महीनों का पे करना पड़े, ऑलरेडी आपके पास लिमिटेड बजट हो, तो कितने मुश्किल हो जाती है इंसान को। तो ये एक रियलिटी है, मैं आपको बनाकर खुद से बताने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है कि आपको 1 साल का लीज़ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, फिर वहीं पर आपको कोई जॉब ढूँढनी पड़ेगी। अगर आपको कोई अच्छी जॉब कहीं और मिल जाती है, तो वो जॉइन करने में इतनी दुश्वारियाँ होंगी कि यू माइट जस्ट लेट गो ऑफ दैट अपॉर्च्युनिटी एंड कीप मेकिंग द मिनिमम वेज दैट यू आर डूइंग उस जगह पर रहते हुए। हर लीज़ एग्रीमेंट ही साल का नहीं होता, लेकिन मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया है। ये खुशकिस्मती है अगर किसी को ऐसा लैंडलॉर्ड मिल जाए जो साल से कम लीज़ एग्रीमेंट या मंथ बाय मंथ बेसिस पर आपको मूव इन होने दे। लेकिन शुरू में जब लोग आते हैं तो उनके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री एंड नो प्रायर एक्सपीरियंस इन कनाडा। तो कोई उनका ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि प्रोस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड्स उनको ट्रस्ट करके उनको फ़ौरन घर दे दें किराए पर।
तो इस वजह से लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए साल का एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, वरना कोई खुशकिस्मत इमिग्रेंट्स हो सकते हैं जिनको कोई ऐसे लैंडलॉर्ड्स मिल जाए जो कम ड्यूरेशन पर भी या मंथ बाय मंथ बेसिस पर लीज एग्रीमेंट करवा लें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट एंड सबलेटिंग क्या होती है। असाइनमेंट एंड सबलेटिंग ये होती है अगर किसी के टेनेंसी एग्रीमेंट में ये चीज़ हो कि आप अगर वक्त से पहले छोड़कर जाते हैं, यानी लीज़ एग्रीमेंट पूरा होने से पहले, तो असाइनमेंट में ये है कि आप अपना कोई मुतबादिल हमें ढूंढ कर दें जो एग्जैक्टली उन्हीं टेनेंसी की जो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं को अग्री करेगा जिसके अंडर आप यहाँ पर रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नासिर अमीन साहब रह रहे हैं, तो वहाँ पर एक पार्किंग स्पॉट भी उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो उनका अपार्टमेंट था उसमें पार्किंग स्पॉट इंक्लूडेड नहीं था, उसको इंक्लूड करके तो उनका 2600 बन रहा है। तो एक पार्किंग स्पॉट और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो उनको खुद से पे करना पड़ता है, बिकॉज उनके टेनेंसी एग्रीमेंट में सिर्फ हाइड्रो है और गैस है। अब कोई उनको अगर असाइनमेंट की ऑप्शन होती भी तो ऐसा अपना मुतबादिल ढूंढना था जो मान जाता एक ही पार्किंग स्पॉट पर और इलेक्ट्रिसिटी का बिल इन एडिशन टू हाइड्रो एंड गैस पे करने पर, क्योंकि ये उनकी एग्जिस्टिंग टेनेंसी कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो इतने कम टाइम फ्रेम में कोई ऐसा टेनेंट ढूंढना जो उन कंडीशंस को मान जाए और फिर वो लैंडलॉर्ड के मंजूर नज़र भी हो। जैसे ये तो एक छोटी सी फैमिली है कि नासिर अमीन साहब है, उनकी बेगम खदीजा है और उनका बेटा रेयान है। तो कोई ऐसी फैमिली फ़ौरन से ढूंढे जो उसी के साइज़ की हो, एक नहीं तो चलो दो बच्चे हो जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा पर लैंडलॉर्ड नहीं मानेगा। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा टेनेंट मिल ही जाए उनको जो बाकी कंडीशंस को मान जाए और आना चाहे, और अभी सोचें कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट 9th ऑफ मार्च, दिस इज़ ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द मंथ, तो कौन सा ऐसा उनको फ़ौरन से अपनी जगह पर मिल सकता है जो मिडल ऑफ द मंथ से ही ढूंढ रहा हो या मूव करना चाहे। कोई ज़्यादातर जो लोग मूव करते हैं अपनी अकोमोडेशन से वो इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ करते हैं, तो मिडल ऑफ द मंथ में दिस एड्स टू ऑल द कॉम्प्लिकेशंस जो उनको ऑलरेडी हैं। तो आप सोचें कोई ऐसा ढूंढना टेनेंट जो आपके टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को मानते हुए वहाँ पर फ़ौरन से मूव करना चाहे, सो दैट इज़ असाइनमेंट। तो उसके बाद आप फिर वहाँ से परमानेंटली मूव आउट कर जाते हैं और आपकी जगह पर जो बंदा आता है वो टेनेंट बन जाता है। सो दिस इज़ असाइनमेंट। सब लेटिंग ये होती है कि आप कोई ऐसा टेनेंट ढूंढें जो आपकी अकोमोडेशन में आ जाए और वो आपको रेंट देगा और फिर आप लैंडलॉर्ड को रेंट देंगे, मतलब वो आपका सबलेट बन जाता है। मतलब मेन जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है रेंट पे करने के लिए वो आप ही रहते हैं उस केस में, लेकिन आप जो सबलेट होता है उससे किराया लेते हैं और लैंडलॉर्ड को देते हैं। और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले पहले आप वहाँ पर वापस आते हैं, तो इसको बोलते हैं सब लेटिंग। तो सम टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में ये अलाउड होता है कि आप अगर जल्दी मूव आउट करना पड़े तो आप अपनी जगह पर कोई असाइनमेंट या सब लेट हमें ला दें तो चले, हमें मंजूर होगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको अगर आप कनाडा आते हैं और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कि आपके क्या कंडीशंस हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि राइट नाउ एज वी टॉकिंग अबाउट द मिडल ऑफ द मंथ, तो बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी ऐसा कोई मुतबादिल ढूंढना, चाहे असाइनमेंट या सब लेट, जो फ़ौरन से उस अकोमोडेशन में आ जाए, जो लैंडलॉर्ड के मंजूर नज़र भी हो और आप इजीली फिर वहाँ से मूव आउट कर जाएं। बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, फारिग होते हैं, उनके पास तो चलो इतना वक्त होता है कि वो लोगों को प्रॉपर्टीज़ शो कर सकें, उनको कन्विंस कर सकें, बिकॉज़ एवरीथिंग टेक्स टाइम। लेकिन जो लोग ख़ुद बेचारे जॉब पर होते हैं और सारा दिन उनका वहाँ पर गुजर जाता है और फिर उनका जो पार्टनर होता है वो अपनी किसी भी वजह से इन चीज़ों के साथ नहीं चल पा रहा होता, तो इंसान ना सिर्फ अपनी जो है इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, बल्कि उसका इक्वेशन भी ख़राब हो रही होती है, लैंडलॉर्ड के साथ भी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के साथ भी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। दिस मूवमेंट इज़ नॉट ईजी। इंसान सोचता है बस कनाडा जाऊंगा, एक जगह अप्लाई करूंगा, जॉब मिल जाएगी, साथ में अप्लाई करता रहूँगा, कोई और से मुझे ऑफ़र आ जाएगी, वहाँ मूव आउट कर जाऊंगा, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। थिंग्स आर ईजियर सेड दैन एक्चुअली डन।
जब आप यहाँ पर आते हैं और चीज़ों को देखते हैं और करते हैं, तो टू लिव थ्रू दोज मोमेंट्स and to just see it from outside and make a perspective and think about it very positively is very easy. तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स है यहाँ के। अपना घर लो तो इंसान अलग मॉर्गेज की झंझट में फंस जाता है, और रेंट पर रहते हुए अलग तरह के मसाइल होते हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं नासिर अमीन साहब को क्या कहूँ ऐसे में, जब सारी कंडीशंस मैंने आपके सामने रख दी हैं। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा ज़हनी इंतशार का शिकार हो गया हूँ उनका ये मसला सुनकर। और ये तो समझ लें कि जो लोगों के साथ मसाइल पेश आते हैं उसका फ्रैक्शन भी नहीं है ये प्रॉब्लम, because this is just about him deciding whether he can join the new job or not. अभी तो he is fortunate कि उनको एक जॉब मिली हुई है और दूसरी की ऑफ़र हो रही है। लोगों को तो पहली जॉब की ऑफ़र ही नहीं आ रही होती। तो बहरहाल बहुत मुश्किलात हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि उनको मैं क्या मशवरा दूँ। और वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि भाई क्या करें। नासिर अमीन साहब एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं जॉब पर, और जो नई जॉब है उसको ज्वाइन करने में इतने मसाइल हैं, एंड ही इज़ इन द मिडल ऑफ द मंथ एंड टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा टाइट है। और अगर किसी को भी वो अगर जवाब देते हैं, लाइक लैंडलॉर्ड को तो वो कह ही चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने इसरार नहीं किया कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन इसरार करेंगे तो ज़ाहिर है इक्वेशन ख़राब होगी। सो यहाँ पर ये भी बहुत होता है कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स पिछले एम्प्लॉयर्स से पूछ सकते हैं कि ये बंदा कैसा था, प्रोस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड्स पिछले लैंडलॉर्ड्स से पूछ सकते हैं कि इस बंदे की कैसी हिस्ट्री थी। तो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपनी इक्वेशंस अच्छी मेंटेन करें। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं उनको क्या मशवरा दूँ। आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए प्लीज़, मेरी भी रहनुमाई हो और नासिर अमीन साहब की भी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।